डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में जून माह के लास्ट 15 डेज में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है तथा साथ ही साथ सभी प्रश्नों डिटेल में एनालिसिस की गई है तथा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जितने उसमें मुद्दे होंगे उन सबको भी कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसमें सही आंसर वो है 12 जून, यानी प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने तथा 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बड़े भारी भरकम कामों से निकालकर कारखानों से निकालकर उन्हें शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में एक इंटरनेशनल संस्था जिसका नाम है ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसकी शुरुआत, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई। अब देखिए, विश्व भर में अलग अलग संस्थाएं, विश्व की पूरी सरकारें वो अपने अपने हिसाब से इसको रोकने के लिए काम कर रही हैं, बाल श्रम को रोकने के लिए। तो भारत सरकार द्वारा भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और किए जा चुके हैं, जिसमें एक मुख्य कार्य की अगर बात की जाए जिससे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा तो 2018 में सरकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था पेंसिल। जैसे आप लोग लिखते हैं अंग्रेजी में पेंसिल, वही पेंसिल है लेकिन बस इसमें आई नहीं है। तो इसका पूरा मतलब होगा प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फॉर्मेंस फॉर नो चाइल्ड लेबर, यानी जैसे आप किसी कारखाने में या किसी बड़े भारी भरकम काम में जब किसी बच्चे को देखते हैं तो आप उसके खिलाफ शिकायत करते हैं। तो जब आप शिकायत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुद्दा वो खतरनाक बन जाता है, क्योंकि बड़े बड़े गिरोह उसके पीछे कार्य करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर आप शिकायत भी कर सकते हैं और आपका नाम भी सामने नहीं आएगा, जिससे होगा क्या कि बच्चा भी संरक्षित हो जाएगा और आप भी संरक्षित रहेंगे, आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, उसका नाम था पेंसिल पोर्टल। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोहित अग्रवाल, रंजीत कुमार, राहुल सचदेवा और अनमोल कुमार। इसमें सही आंसर है वो है रंजीत कुमार को। भारत के एयर स्पेस के यानी एयर सेक्टर के ये काफ़ी एक भारत के एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने नासा में अपना काफ़ी हद तक इन्होंने योगदान दिया है। उसी जिस इनको जो ये नासा द्वारा ये जो पदक दिया गया, जो पुरस्कार दिया गया, उसका मेन वजह ये था कि इनका लीडरशिप की इनकी क्षमता और इंजीनियरिंग के प्रति योगदान की वजह से नासा खुश होकर इनको इससे पदक से इनको सम्मानित किया। इनका नासा से जो योगदान रहा है वो नासा से करीब 30 वर्षों तक ये लगातार जुड़े रहे, 30 वर्षों तक, जो काफ़ी एक बड़ी बात है। अब देखिए, जानते हैं किसी क्षेत्र में किसी खास बात के लिए उस क्षेत्र से रिलेटेड बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इनका जो नासा में जो योगदान रहा, जानते हैं कि नासा का एक बहुत बड़ा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कि अंतरिक्ष में स्टेशन बनाना। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों को बनाने में काफ़ी इन्होंने योगदान निभाया था, जिसकी वजह से नासा ने नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से इनको सम्मानित किया है। इसको क्वेश्चन क्यों याद रखें। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया। इसी वर्ष 21 जून को जो पिछला जो वर्ष ये जो इसी वर्ष जो योग दिवस मनाया गया, पर्यावरण दिवस मनाया गया, ठीक है, समझिए, जो पर्यावरण दिवस मनाया गया इसी वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में उत्तराखंड विभाग द्वारा हल्द्वानी में एक सबसे बड़े जैव विविधता पार्क बनाने के लिए खोल दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि इसको पूरी तरीके से इसका निर्माण करने में करीब 2 वर्ष लगे। इसका निर्माण करने में इनको 2 वर्ष लगे और ये पूरा क्षेत्रफल लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि इसमें करीब 500 से अधिक विश्व वनस्पतियों की प्रजाति पूरे जो विश्व में पाई जाती हैं उनको इसमें उगाया गया है। तो जब काफ़ी हद तक वहाँ के उत्तराखंड के पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखिए, जैव विविधता की अगर बात की जाए, जैव विविधता से रिलेटेड कई सारे मुद्दे इस चैनल बताएंगे, आप जाके देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखिए, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जीवों के बीच पाए जाने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं या प्रजातियों में, या आप यूँ कह सकते हैं कि प्रजातियों के बीच और उनके परितंत्रों के बीच जो सामूहिक रूप से जो क्रियाकलाप या जो भी कुछ होता है उसे आप सिंपल सी भाषा में बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता उसे कहते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी अगर शब्द की बात की जाए सबसे पहले तो एक भूगोलविद थे जिनका नाम था वाल्टर जी रासन, आप इसको नोट कर लीजिएगा, वाल्टर जी रासन द्वारा 1958 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था बायोडाइवर्सिटी का। तो एग्जाम में एक पर्यावरण सेक्शन में या भूगोल के सेक्शन में यहाँ पर ये सवाल बन सकता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। अगर विश्व रक्तदान दिवस की बात की जाए तो 14 जून को पूरे विश्व भर में विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अब एक संस्था जिसका नाम है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2014
वर्ष 2014 में 14 जून को इसको मनाने की घोषणा की गई। देखिए 14 जून को इसको मनाने की घोषणा की गई क्योंकि आपको पता है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लॉर्ड लैंडस्टेनर, समझिए उनका नाम था लैंडस्टेनर, जिन्होंने ये बताया कि ब्लड जो होते हैं, ब्लड के भी कई सारे ग्रुप होते हैं और उनको इसी खोज के लिए इनको वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था, जो काफ़ी बड़ी बात है। इसी की वजह से और इसलिए मनाया जाता है कि 14 जून को इनका जन्म है, 14 जून को ही इनका जन्म हुआ था। इसीलिए वर्ष 2004 से WHO द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी, विश्व रक्तदान दिवस। ये सारे टॉपिक को आप नोट करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें सही ऑप्शन है कैथी ल्यूडर द्वारा। समझिए इन्होंने वर्ष 1992 से लेकर अब तक यानी 29 से 30 साल तक इन्होंने पूरा नासा में अपना योगदान दिया, जिसकी वजह से प्रभावित होकर नासा ने पहली बार किसी महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। तो एग्जाम में सवाल बनेगा, देखिए जितनी भी किसी क्षेत्र में अगर कोई महिला पहला बार या कोई सर्वश्रेष्ठ काम करती हैं तो उनको वो एग्ज़ाम में सवाल 100% बनता है। तो एग्ज़ाम में सवाल ये बनेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है कैथी ल्यूडर को और 1992 से इन्होंने अपना योगदान दिया है नासा में। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, बॉलीवुड के किस अभिनेत्री, तो क्वेश्चन हर जगह अभी तक छाया हुआ है कि बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने घर में इन्होंने खुदकुशी कर ली, जिसमें बहुत सारा भी पता नहीं चल रहा कि इन्होंने खुदकुशी की होती। बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ चैनल पे देखेंगे आप तो बहुत सारा कंट्रोवर्सी इस पर चल रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्में छीन ली गई थी, अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं, उस पर अभी पूरा खुल के जब तक कुछ आ ना जाए नहीं कह सकते। इन्होंने सबसे पहले ये इनकी जो करियर की शुरुआत हुई थी, एक सीरियल आता था उसकी वजह से इनकी शुरुआत हुई थी। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन है ये कि विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था जिसका नाम है फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही। तो भारतीयों का स्थान, इस भारतीय क्रिकेट जो पुरुष टीम है उसका स्थान विश्व भर में फुटबॉल के मामले में 108वें नंबर पर है। तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है क्योंकि भारत में क्रिकेट के अलावा और किसी खेल को ध्यान भी नहीं दिया जाता। तो भारत का स्थान इसमें 108वें नंबर पर है। पिछले साल के स्थान की बात की जाए तो पिछले साल भी भारत का स्थान 108वें नंबर पर ही था। और इसमें देखिए, अब इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है, इतना ही ना पूछ के आपसे ये पूछ सकता है किसी अन्य क्वेश्चन घुमाकर कि इसके अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश है। अगर पहले रैंक की अगर बात की जाए, सबसे पहले नंबर पर है बेल्जियम, सबसे नंबर 1 पर आता है बेल्जियम, और दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस की जो फुटबॉल टीम है, सेकेंड नंबर पर आती है, और तीसरे नंबर जो मेरी फेवरेट टीम है जिसका नाम है ब्राज़ील जो तीसरे नंबर पर आती है फुटबॉल के रैंकिंग के मामले में। तो सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, ठीक। अब समझिए थोड़ा सा फीफा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फीफा क्या है? देखिए फीफा एक पूरे विश्व भर में फुटबॉलों को कंट्रोल करने वाली एक संस्था है जिसका पूरा नाम है, मैं लिख नहीं रहा हूँ बस बोल दे रहा हूँ, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन इसका पूरा नाम है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि इंटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का जो डूबा हुआ मंदिर मिला है। अगर देखिए इस मंदिर की अगर बात की जाए तो ये लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर वहाँ पे मिला है इंटेक द्वारा। अब देखिए इंटेक क्या है, थोड़ा सा इंटेक को आप समझिए। इंटेक जो आप समझते हैं, जो इंटेक जो अक्सर देखा जा रहा है जो अक्सर ये इलेक्ट्रिक बनाने वाली कंपनी होती है वो इंटेक नहीं है। ये इंटेक भारत की एक सरकारी संस्था है जिसका नाम है, इसको लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं इसको INTACH। पहले इसका फुल फॉर्म आप समझें। इंटेक यहाँ पे मतलब होगा इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इसका पूरा मतलब ये है। ये संस्था अलग अलग चीज़ों का पूरा तत्व से रिलेटेड संस्था है, रिसर्च करती रहती है। तो उड़ीसा में स्थित एक महानदी है, वहाँ पे 500 वर्ष पुराना एक 60 फीट की ऊंची मंदिर का पता चला है, जिसमें बहुत सारे पुराने मानव जाति का अलग अलग पूरे तरीके से पता लगाया जाएगा कैसे कैसे क्या होता था। तो भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अब देखिए जितने भी रिलेटेड मंदिर या जो भी रिसर्च या खुदाई में रिलेटेड जितने भी प्रश्न कोई भी चीज़ पता चलते हैं तो आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से, आपके करंट के माध्यम से वो आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए तो 17, 18, 19 और लगभग 20 तो कोरोना में ही ख़त्म होने वाला है।
3 सालों तक, लगभग 2 वर्ष 18 से 19 तक, पूरा 17 तक सबरीमाला मंदिर देखिए काफ़ी हद तक मुद्दा ये बना रहा। तो एग्ज़ाम में जब भी आपका मंदिर से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे और प्रथाओं से रिलेटेड या जो भी इससे रिलेटेड मुद्दे होते हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक वो सवाल बनते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। उड़ीसा राज्य और वहाँ की नदी महानदी में 60 फीट ऊंची मूर्ति और 500 वर्ष पुरानी, और इंटेक का पूरा नाम आप याद रखिए, भारत की एक सरकारी संस्था है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण निम्न में से कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है। तो इसमें संख्या पूछ दिया है, एग्जाम हो सकता है संख्या ना पूछ करके वो कुछ और पूछ दे, ठीक है। तो फिर भी आप बताते हैं, इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या है वो 5 खिलाड़ियों को इसमें स्थान दिया गया। अगर कुछ खिलाड़ियों का नाम की बात किया जाए तो इसमें कई सारे नेशनल लेवल के खिलाड़ी इंडियन टीम में खेलते हैं। उसमें एक नाम है KL राहुल का, चेतेश्वर पुजारा हो गए, और एक काफ़ी ऑलराउंडर अच्छे माने जाते हैं, इनका नाम है रविंद्र जडेजा। और 2 खिलाड़ी का नाम आप कमेंट में बताइएगा कि वो 2 खिलाड़ी कौन है। तो ये कुल मिलाकर 5 खिलाड़ियों को नाडा ने नोटिस जारी किया है कि आप बताइए कि आपने रहने का स्थान अपनी पूरी तरीके से क्यों नहीं बताया, ठीक है। ये पूरी तरीके से जांच करती रहती है इस तरीके से। तो ये तो भारत में एक संस्था है जो कि नशा से रिलेटेड या खिलाड़ियों से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है उसको ये पूरे तरीके से सर्च करता रहता है, नाडा, ठीक है। और वो वर्ल्ड की एक संस्था है जिसका नाम है इसी से रिलेटेड, इसका नाम है वाडा का जो पूरा नाम होगा द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये पूरे विश्व में ओलंपिक हो गया, कोई भी वर्ल्ड कमेटी हो गई, उससे रिलेटेड इस संस्था का ये पता खिलाड़ियों के बारे में पता लगाती रहती है। तो अब दोनों नाम याद रखिएगा, एक हो गया नाडा और दूसरा हो गया टाडा। अब दोनों वाडा और नाडा को आप याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन ये है कि फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शंभू एस कुमारन, राहुल सचदेवा, मोहित अग्रवाल और चौथा है रोहित कुमार। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो है शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब समझिए, ये इससे पहले मोरक्को के भी राजदूत रह चुके हैं, जो ये हैं इससे पहले मोरक्को के राजदूत रह चुके हैं, ठीक। अब देखिए इसमें सवाल ये बनता है, कई बार ये मन में आता होगा आपके कि कई बार राजदूत बोल दिया जाता है और कई बार इन्हीं को उच्चायुक्त बोल दिया जाता है। समझिए इन दोनों का एक बेसिक अंतर क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। एक होते हैं राजदूत और दूसरे होते हैं आपके उच्चायुक्त। इन दोनों में बेसिक अंतर आपको मैं बताता हूँ। जिस देखिए जो उच्चायुक्त होते हैं राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, जिस मान लीजिए जो कॉमनवेल्थ जो देश होते हैं उनके जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, वो एक दूसरे देशों के जो अधिकारी होते हैं उनको उच्चायुक्त के नाम से जानते हैं। उच्चायुक्त के नाम से उनको जाना जाता है। देखिए अब आ जाइए, जैसे कि लिए पाकिस्तान में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका भारत का कोई भी प्रतिनिधि आता है या जो मेन वहाँ के हमेशा के लिए जो अधिकारी रहता है उसको उच्चायुक्त बोला जाता है। सिंपल सा समझिए। अब यहाँ पे देखिए, अब ये राष्ट्रमंडल क्या होता है, जैसे मैंने बार बार बोला राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ, जैसे आप सुनते होंगे कॉमनवेल्थ है गेम, ठीक, वो तो गेम है, लेकिन राष्ट्रमंडल देश को समझिए। राष्ट्रमंडल देश वे देश होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हों, या सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि उस देश में कभी ना कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रही हो। तो इस तरह उन सभी देशों को कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ या राष्ट्रमंडल देश बोला जाता है। और जितने भी ये राष्ट्रमंडल देश होंगे वो एक दूसरे को, जो वहाँ पे अधिकारी होंगे, वो उच्चायुक्त नाम से उनको वो जानेंगे। उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कहा जाएगा उनको, ठीक। और राजदूत किन देशों में बोला जाएगा, जैसे कि राष्ट्रमंडल के अलावा जितने भी देश होंगे वहाँ पर अगर अधिकारी आपके जाएंगे तो उनको राजदूत नाम से पुकारा है। जैसे देखिए अगर नेपाल में अगर आपका कोई बड़ा अधिकारी हो वहाँ पे हो तो उसको आप राजदूत बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए लीजिए, अगर जापान में ही कह लीजिए, जापान में ही अगर कोई हो तो उसको आप राजदूत नाम से उसको पुकारेंगे। और आपको ये पता है कि जितने भी राजदूत और उच्चायुक्त होते हैं ये एक IFS अधिकारी होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस की परीक्षा पास किए होते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन ये है कि वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक WCI रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अगर इससे रिलेटेड पूरा डिटेल वीडियो एक चैनल पे आप जाकर देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। इसमें जो भारत का स्थान है वो 43 नंबर पे है, और भारत का पिछले वर्ष जो स्थान था वो भी 43 नंबर पे था, यानी 2019 में भारत का स्थान 43 और इस वर्ष भारत का स्थान 43 रैंक पे ही है। इसमें देखिए ये जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है कुछ इंडिकेटर के आधार पर, जैसे के लिए आपकी बुनियादी ढांचा आपके देश का कैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, शिक्षा में जो विदेशी कंपनियां हैं, जो भारत के लोग हैं, सरकार है, वो कितना अधिक निवेश करती हैं, ठीक है। इस तरीके से कुल मिलाकर के अलग अलग इंडिकेटर के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इस भारत का स्थान 43 रैंक पे है।
अगर देखिए 4 क्षेत्रों पर आधारित 235 इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है। काफ़ी बड़ा नंबर है इंडिकेटर्स का, 235 इंडिकेटर्स को इसमें शामिल किया जाता है। और इसमें पहले स्थान की अगर बात की जाए तो पहले स्थान पर इसमें है सिंगापुर, और इसमें दूसरे स्थान पर अगर बात की जाए दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, और तीसरे स्थान पर इस नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड। तीसरे स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड आता है, इसको आप याद रखिएगा। और इसमें शामिल देशों की जो संख्या यानी जो भारत का ये जो अलग अलग देशों की जो रैंकिंग है वो कितने देशों में है, तो वो 63 देशों में। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि भारत का स्थान 43 नंबर पे है, और इसमें क्षेत्र कितने हैं 4, और इंडिकेटर्स कितने 245 पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर है स्विट्जरलैंड, और कुल देशों की संख्या है 63। इसको आप याद रखिएगा, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा, यानी उसको सिंपल भाषा में अंकटाड बोलते हैं, कि वर्ल्ड इन्वेस्ट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत निम्न में से किस स्थान पर कायम रहा। तो अगर भारत के स्थान की बात की जाए तो भारत इस मामले में 9वें स्थान पर है FDI के मामले में। यानी भारत में 2019 की अगर बात, ये 2019 की रिपोर्ट है, 2019 की रिपोर्ट में भारत में जो विदेशी कंपनियों द्वारा जो निवेश किया गया FDI के मामले में वो 51 अरब अमाउंट था। 51 अरब डॉलर भारत में निवेश किया गया, जो पिछले वर्षों की अपेक्षा काफ़ी कम है, और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले 2020 और 21 में भी काफ़ी इसमें कमी की जाएगी। तो ऐसा क्लियर नहीं कहा सकता कि 2021 में कमी रहेगा, हो सकता है अगर कोरोना के मामला से भारत निपट ले 2021 में ये मामला, ये जो आंकड़ा ये बढ़ सकता है FDI का इस तरीके से। तो भारत का स्थान 9वां, इसको याद रखिएगा। थोड़ा समझते हैं कि FDI क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा दें। देखिए FDI का पूरा मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, में लिख देता हूँ, इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट कई तरीके से होते हैं। एक तो होता है कि आप किसी कंपनी में, कोई विदेशी कंपनी आए और भारत किसी कंपनी में अपना वो हिस्सा लगा दे, यानी शेयर खरीद ले, तो वो एक तरह का हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट हो इसे कहते हैं FDI का सिंपल सा मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी दिखने वाला निवेश। जैसे समझिए कोई विदेशी कंपनी या किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा भारत में आना और भारत में इन्वेस्ट करके यहाँ पे सिर्फ शेयर ना खरीदना, यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे आके कारखाना लगाना। देखिए तो इसे आप कहते हैं FDI, ठीक है, सिंपल से भाषा में समझिए, यानी आपको जो निवेश दिखे। अब समझिए FDI के बहुत सारे देखते हैं कि FDI से रिलेटेड कितनी भी भारत में पक्ष विपक्ष कितनी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो FDI का पूरी तरीके से ना तो अच्छा कह सकते हैं, ना तो इसको पूरी तरीके से आप नेग्लेक्ट, यानी ना तो इसको पूरी तरीके से खराबी कह सकते हैं। अपना एक अलग तरीके से मसला है, बस आप इसको कैसे डील करते हैं ये बड़ा मायने रखता है, समझिए। तो FDI से देखिए FDI से फ़ायदा क्या होता है। FDI जो फ़ायदा होगा, FDI से 2 तरीके के फ़ायदे हैं। पहला तो फ़ायदा ये होगा कि जब विदेशी कंपनी जब यहाँ पे आती है तो विदेशी तकनीक और विदेशी तकनीक इंजीनियरिंग को सीखने में काफ़ी यहाँ के लोगों को मदद मिल जाती है अपने आप। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ के लोगों को, जब वहाँ कंपनी जब आएगी तो यहाँ के लोगों को अच्छा खासा एक भारी मात्रा में रोज़गार प्राप्त होता है। ये 2 तरीके के फ़ायदे हैं। और वहीं नुकसान की अगर बात की जाए तो नुकसान ये होता है कि जो यहाँ पे जो कि MSMEs होते हैं, यानी जो भारत के जो छोटे उद्योग लघु उद्योग होते हैं, उनमें काफ़ी हद तक उनका नुकसान हो जाता है। काफ़ी हद तक भारत में बर्बादी का जो कारण है लघु उद्योग बर्बादी का, वो FDI ही है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको फ़ायदा देगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है। ठीक, अगर सुनिए, अगर इसकी अगर बात की जाए तो इसका चुनाव किया गया 17 जून को, जो यही जो महीना बीता है 17 जून को इसका चुनाव किया गया, जो भारत के पक्ष में बहुत सारे देशों का मतदान पड़ा। तो भारत को 8वीं बार UNSC का, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत 8वीं बार सदस्य बन चुका है। तो इससे पहले भारत 7 बार रह चुका था। जैसे एग्जाम्पल के बताऊँ, भारत 1950 और 51 में भी भारत सदस्य रहा। भारत देखा जाए तो 67 से लेकर 68 तक सदस्य रहा। भारत अगर देखा जाए तो 72 से लेकर के 1973 तक भी रहा। भारत 1984 और 85 में भी रहा, 1991 और 92 में भी रहा। और पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो 2011 से लेकर के 2012 तक भारत इसका सदस्य बना रहा। देखिए इसमें जो भी सदस्य बनते हैं 2 साल के लिए अस्थायी इसमें सदस्य बन जाता है। देखिए फ़ायदा ये होता है कि जब कोई देश इसका अस्थायी किसी भी तरीके से जब सदस्य बनता है तो UN जानते हैं कि विश्व की सबसे मजबूत प्रणाली संस्था है, तो उसमें भारत किसी भी देश के जब वो सदस्य बनेगा, अस्थायी रहे या अस्थायी रहे कोई भी रहे, तो काफ़ी हद तक दबदबा बनने का एक मौका मिल जाता है और विश्व पटल पर अपनी बात को कहने का एक
मौका मिल जाता है। तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में से बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए बहुत सारे प्रश्न जो आपको छोटे लगते हैं कई बार एग्जाम में वही आपका काम बिगाड़ देते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का आप ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा है कि बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो चारों ऑप्शन बेमिसाल एक्टरों का इनाम दिया गया इसमें सही ऑप्शन जो वो है पंकज त्रिपाठी का नाम, इसमें जो सही ऑप्शन है वो पंकज त्रिपाठी। वहाँ के जो बिहार जो खादी मंत्रालय है राज्य सरकार ने, वहाँ पे इनको पूरी तरीके से इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने की नियुक्त किया गया है। और उन्होंने पूरी तरीके से ये कहा जा रहा है कि भारत के जो बिहार है, बिहार में खादी को बढ़ावा देने के लिए इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ऐसा राज्य सरकार का वहाँ पे कहना है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व एथनिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 15 जनवरी, 10 मार्च, 18 अप्रैल और 9 जून। इसमें जो सही आंसर है वो है 19 जून। यानी प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है। यह विश्व भर में मनाने का वजह ये होता है कि जो ऐतिहासिक विरासत हो गई या कोई सभ्यता हो गई, मानव जाति से रिलेटेड है, साइंस से भी रिलेटेड हो गया, कल्चर से हो गया, आर्ट एंड कल्चर संबंधित हो गया, जितने भी इससे रिलेटेड जो भी हिस्टोरिकल मुद्दे हो गए, जितने भी रिलेटेड इन सभी मुद्दों, इन सभी चीज़ों को पूरी तरीके से सहेजने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए, उसी के उद्देश्य से जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब समझिए एथनिक, यहाँ पे एक शब्द आ रहा होगा, एथनिक का मतलब क्या है समझिए। एथनिक को अंग्रेजी में अगर लिखते हैं आप तो इसका मतलब होता है ETHNIC। एथनिक का सिंपल सा मतलब ही होता है नस्ली। जब इसका हिंदी में जब चेंज करेंगे आप तो इसका मतलब होगा नस्ली हो जाएगा, या आप इसको कह सकते हैं प्रजाति भी हो जाएगा, वंशज भी कई बार इसका प्रयोग किया जाता है, कई बार इसका मतलब पौराणिक भी होता है। यानी कुल मिलाकर ऐतिहासिक चीज़ों को, ऐतिहासिक जितनी भी वस्तुएं, आर्ट कल्चर, जितनी भी चीज़ें मानव जाति संबंधित हो गया, कोई भी नेचर संबंधित हो गया, उन सभी चीज़ों को संरक्षित और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित करने का अनुमान लगाएगा। जैसे देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से अलग अलग संस्थाएं रिपोर्ट जारी कर रही हैं, उन सभी संस्थाओं द्वारा यही कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है। भारत क्या, पूरे विश्व पटल पर सबकी अर्थव्यवस्था गिरी हुई है फिलहाल। तो अगर इसमें बात की जाए तो इसमें तीसरा ऑप्शन है 4% ADB ने ये कहा। देखिए आपको ये इस तरह क्वेश्चंस कठिन माने जाते हैं क्योंकि अलग अलग संस्थाओं द्वारा अलग अलग प्रतिशत दर बता दिया जाता है, सबका एक अलग अलग ही रेट होता है। इसलिए आपको याद करना पड़ेगा कि किस संस्था द्वारा कितना रेट बताया गया, आपको याद रखना पड़ेगा। तो समझिए ADB यानी एशियाई विकास बैंक द्वारा 4% भारत की अर्थव्यवस्था को गिरने का अनुमान लगाया गया इस तरीके से। और अंदाज़ा ये भी आगे बोला गया है कि वर्ष 2021 जब आएगा, नहीं अगला साल जब आएगा, तो और गिरावट इसमें यानी 0.6% की और गिरावट का दर्ज का अंदाज़ा लगाया गया है इस तरीके से। और ये बताया जा रहा है कि अगला जो वर्ष आएगा तो उसके 1 साल के बाद तो भारत जो विकास दर होगी वो लगभग 6.6 के आसपास होगी भारत की विकास दर। इस तरीके से इसको आप याद रखिएगा। थोड़ा सा बताते हैं आपको ADB के बारे में। ADB यानी देखिए यहाँ पे ADB का मतलब होगा यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक। समझिए इसका पूरा मतलब होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका पूरा नाम ये। इसकी स्थापना हुई थी कई बार एग्जाम में पूछता है, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में फिलीपींस में। फिलीपींस का भी थोड़ी देर क्वेश्चन के पहले जिक्र हुआ था कि वहाँ पे फिलीपींस का राजदूत नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ये फिलीपींस इसका मुख्यालय है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ये तो कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है 21 जून। 21 जून को प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरू सबसे पहले इसको स्वीकार करने की जो घोषणा हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 2014 को। समझिए 11 दिसंबर 2014 में इसका जो प्रपोजल है इसको स्वीकार किया गया। बहुत लोग ये समझते हैं कि 2014 से शुरुआत हो गई थी योग दिवस की, नहीं, 2014 में इसका सिर्फ प्रपोजल दिया गया था 11 दिसंबर 2014 को, और इसकी शुरुआत की गई थी 21 जून 2015 से। इसको याद रखिएगा, 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, न कि 2014 से।
क्योंकि 27 सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक पूरा वहाँ पे अपना स्पीच दिया था इस तरीके से। अब देखिए, जब भी योग दिवस आता है, योग करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, ना करें तो भी वो आपके ऊपर है, लेकिन इससे रिलेटेड आपको परीक्षा में फ़ायदा ये हो सकता है कि हर वर्ष योग दिवस का एक टैग लाइन होता है, तो आपको टैग लाइन याद करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि इस समय कोविड-19 का असर पूरे विश्व में है, तो एक इकट्ठे तो हज़ारों लाखों लोग इकट्ठा नहीं किया सकता। तो इस वर्ष की जो थीम थी वो इसी से रिलेटेड थी। तो इस बार जो थीम रखी गई थी योगा फॉर हेल्थ, समझिए, इस बार जो थीम थी योगा फॉर हेल्थ एंड योगा फ्रॉम होम, यानी योगा स्वास्थ्य के लिए और योगा अपने घर से करिए। योगा करिए, फ़ायदेमंद चीज़ होती है, करना भी चाहिए, इसको अपने लाइफ रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। देखिए फिर वही बात आई कि राजदूत और उच्चायुक्त से संबंधित, तो आपको ये पता चल गया होगा कि इसमें राजदूत कई बार तो आपको ये भी आपको लिंक काम दे सकता है कि अगर कोई भी देश अगर 4 ऑप्शन में है और 4 देश ऐसे हैं जो कि कॉमनवेल्थ गेम है और उसमें आप क्वेश्चन में अगर राजदूत पूछ दिया तो वहाँ पे आप लिंक लगा क्वेश्चन को सही कर सकते हैं अगर आपको पूरी तरीके से तैयार नहीं है तो। चलिए इसमें लेते हैं, इसमें सही ऑप्शन वो है जिम्बाब्वे, यानी विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अभी तुरंत अभी जाकर इन्होंने जिम्बाब्वे का राजदूत का पद तुरंत नहीं इन्होंने जाके ले लिया, उस वर्तमान में भी ये दूसरे पद पर कार्यरत हैं। भारत का जो विदेश मंत्रालय फॉरेन मिनिस्ट्री, वहाँ पे ये निदेशक के रूप में वहाँ पे ये कार्यरत हैं। इससे पहले ये रोमानिया में भी राजदूत रह चुके हैं। मैंने आपको बताया जितने भी राजदूत और उच्चायुक्त बनते हैं ये भारत के इंडियन फॉरेन सर्विस के ये अधिकारी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। ठीक है, अभी अलग अलग है, रेट को काफ़ी एग्जाम में याद करना पड़ता है आपके लिए। समझिए, तो इसमें जो सही आंसर है 5.4%। इसमें जो सही भारत ये एसबीआई द्वारा यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये बताया गया कि इस वर्ष जो कोविड-19 या लॉकडाउन की वजह से भारत के लोग जो प्रति व्यक्ति आय में जो गिरावट आई है, यानी एक लोगों की जो आय में गिरावट आई है वो 5.4% है। होना भी चाहिए क्योंकि पूरी तरीके से रोज़गार खत्म हो चुके हैं, करोड़ों रोज़गार खत्म हो चुके हैं, सारे प्रवासी यहाँ पे अपने राज्य वापस आ चुके हैं, बहुत से संस्थाएं बंद हैं, तो कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति आय में तो कमी आना लाजमी है, बढ़ तो सकता नहीं है, घटेगा ही। ठीक है, इस तरीके से आप समझिए कोरोना वायरस जो महामारी है इसके बस पूरी तरीके जो इस रिपोर्ट में जो एसबीआई की जो रिपोर्ट है उसकी बात मैं बता रहा हूँ। एसबीआई की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया था कि कोरोना वायरस जो महामारी है इसके बाद से जो देश है, देश के जो विभिन्न राज्य हैं उसके राज्य के लोगों में जो आय का जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो काफ़ी हद तक कम हो गया। यानी जो होता था ना कि कई राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय काफ़ी अधिक होती थी और कई राज्यों की बहुत कम होती, जो दायरा होता था काफ़ी ज़्यादा होता था। तो इस वजह से जो दायरा है, जब इनकम सबकी ख़त्म हो गई तो वो दायरा काफ़ी कम पर आ गया है। इस तरीके से इस दौरान ये देखा कि धनी जो बड़े अमीर राज्य हैं और गरीब राज्यों के जो मुकाबला है उसमें काफ़ी हद तक कमी देखी गई है। एक तरीके से ये बात है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2020-21 में के दौरान अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से भारतीय स्तर पर यानी अखिल भारतीय स्तर पर देखा जाए तो भारत की लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय तो 5.4% की गिरावट आई है। और वो अमाउंट आकर भारत की यानी वर्तमान में लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है 1.43 लाख है। डॉलर नहीं है, रुपए की बात यहाँ पे है। डॉलर कर देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, यहाँ पे रुपए की बात है। यानी वर्तमान में भारतीयों की जो प्रति व्यक्ति आय है 1.43 लाख रुपए हैं, भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय है। अब थोड़ा समझते हैं कि ये प्रति व्यक्ति आय ही क्या होती है, थोड़ा इसको समझिए। प्रति व्यक्ति आय यानी सिंपल सी भाषा में इसे कहते हैं PCI यानी पर कैपिटा इनकम। इसका पूरा मतलब ये हो गया, मैं लिख देता हूँ, पर कैपिटा इनकम। अब कई सारे अखबार और न्यूज़ चैनल्स पे अलग अलग संस्थाओं द्वारा इसको पर कैपिटा इनकम शब्द का प्रयोग न करके वहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है GDP पर कैपिटा। इसको आप याद रखिएगा, इसको बोला जा रहा है GDP पर कैपिटा। तो आप घबराइएगा नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। आप या तो प्रति पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं या उसको GDP पर कैपिटा भी आप उसको कह सकते हैं। दोनों का मतलब प्रति व्यक्ति आय ही है। तो समझिए इसका जो फॉर्मूला होता है पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल भारत की GDP उस वर्ष की और उस वर्ष की टोटल पॉपुलेशन द्वारा ये जो टोटल जो आंसर आता है टोटल GDP बटा टोटल पॉपुलेशन वही भारत की प्रति व्यक्ति आय होती है। और किसी भी देश की जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो किसी भी देश की असली जो तरक्की होती है, वहाँ के लोगों के जो सुखी होते हैं, वो देश का असली पैमाना प्रति व्यक्ति आय ही माना जाता है। जैसे किसी देश की GDP काफ़ी अधिक होती है लेकिन उस देश की GDP काफ़ी
कम हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लीजिए अपने देश को लीजिए, भारत की जो जीडीपी पर देखा जाए रैंकिंग, तो भारत हमेशा 3 से लेकर के 5वें रैंक तक आता है। लेकिन वही अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, जब भी पर कैपिटा इनकम की बात की जाती है तो भारत की रैंकिंग 122 से लेकर 130 की रैंक तक भारत चला जाता है। यानी आप अंदाज़ा देख सकते हैं कि देश तो अमीर है लेकिन वहाँ के रहने वाले लोग की स्थिति क्या है। तो इस तरीके से इसका वजह, मेन जो रीज़न है वजह ये है भारत की बढ़ी हुई पॉपुलेशन, इसकी वजह ये है। और दूसरा बेरोजगारी भी सबसे बड़ी समस्या। और भी कारण होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक, इस तरीके से इसको आप याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है जीडीपी बटा पॉपुलेशन, यानी किसी देश में एक वर्ष में औसत व्यक्ति द्वारा कमाई गई आय होती है, उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की थी। तो इसमें सिंपल सीधे मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसमें सही आंसर है इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना उन्होंने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं, इन्होंने इस योजना को लॉन्च की। उनका कहना ये था कि कोविड-19 की वजह से पूरी तरीके से जन जागरूकता फैलाने के लिए कि ये होगा कि अब वहाँ का कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। अब देखिए भारत कितने दिन हो गए आज़ाद हो, अभी तक भूखे सोने तक की बात चल रही है हमारे यहाँ, अजीब सी बात है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा एक स्पीच के माध्यम से कि अब इस राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोएगा, और इसके तहत प्रत्येक वर्ष इस योजना में 100 करोड़ का बजट जो है, 100 करोड़ बजट इसमें हर वर्ष इसमें लगाया जाएगा। उनका कहने का उद्देश्य ये था कि अब 2 समय की जो भोजन होता है, 2 समय तक कम से कम वहाँ के लोगों को पौष्टिक शुद्ध भोजन तो मिल जाए कम दाम पर। इस तरीके से योजना का मतलब ये था। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि विजडन एक संस्था है, मतलब रिसर्च करती है वो किस देश के खिलाड़ी अच्छे हैं, संस्था अलग अलग जांच करके बताती है। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, जहीर खान और राहुल द्रविड़। आपका जो ऑप्शन होगा, अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर लगा सकते हैं, तो काफ़ी गलत होने का चांसेस है। इसमें इन्होंने जीता है वो जीत इन्होंने राहुल द्रविड़ की हुई है। ठीक है, विजडन एक संस्था है जिन्होंने एक सर्वे किया जिसमें ये अलग अलग भारत 50 वर्ष में जितने भी पुराने खिलाड़ी उनमें एक वोटिंग कराई गई, और इस वोटिंग में करीब 11,400 लोग शामिल थे। कितने? 11,400 लोग शामिल थे जिन्होंने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को वोट दिया। शुरू में तो सचिन तेंदुलकर जीत रहे थे, लेकिन फाइनल रिपोर्ट आते आते राहुल द्रविड़ ने बाजी मार ली, और काफ़ी हद तक टेस्ट अगर वनडे की बात होती सचिन तेंदुलकर होते, लेकिन राहुल द्रविड़ टेस्ट के मामले में तो थे ही अपने आप महान खिलाड़ी। इसीलिए इनको भारत में द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम के नाम से भी जाना जाता है। जब ये खड़े जाते थे तो लोग आउट करना एक सपना हो जाता था लोगों के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने ये पोल को उन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है, अब अगले लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसमें जो सही आंसर है, सीधे सही आंसर बता देते हैं आपको। सही आंसर इसमें 29 जून है। तो भारत में सामाजिक आर्थिक नियोजन तथा नीति तैयार करने के लिए सांख्यिकी का जो महत्व होता है ना, उसी को पूरी तरीके से जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 29 जून को भारत में नेशनल स्टैटिक्स डे यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है 29 जून को। अब देखिए इसका मेन वजह यह है कि इसी दिन, अब देखिए अब कोई भी बात ये होती है 29 जून को ही क्यों मनाते हैं, सवाल ये उठता है कि क्यों। समझिए उसका आंसर ये होगा, इसी दिन भारत के एक बहुत महान अर्थशास्त्री जिनका नाम था पीसी महालनोबिस, इनका मैं पूरा नाम बताता हूँ। पूरा नाम इनका है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनका पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इसी दिन इनकी भारत के बहुत महान अर्थशास्त्री जिन्होंने भारत के आर्थिक क्षेत्र को बढ़ाने में काफ़ी हद तक योगदान दिया था, और इसी दिन 29 जुलाई को इनका जन्मदिन है। इसीलिए इस दिन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया। तब गूगल पर जाकर इसको पढ़ लीजिएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में। इन्होंने भारत में बहुत बड़ा योगदान दिया आर्थिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने में। इन्हीं के अनुशंसा, एक और मैं एग्जाम्पल के लिए दूँ, इन्हीं के अनुशंसा पर भारत की एक संस्था है जिसका नाम है CSO, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, द्वारा इन्हीं की अनुशंसा पर इन्होंने रिपोर्ट बनाई समिति, और उन्हीं के अनुसार इस संस्था की इन्होंने स्थापना की। इस संस्था की जो स्थापना हुई थी वो 2 मई 1951 को हुई थी। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 2 मई 1951 को इसका जो मुख्यालय वो है दिल्ली में, और इसका जो औद्योगिक शाखा है वो है कोलकाता में है। तो सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरीके से ये काफ़ी महान अर्थशास्त्री हैं भारत के। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला ये पता है आपको कि
भारत सरकार द्वारा बहुत सारा इसी हफ्ते में बहुत सारे कार्य किए गए, जैसे कि कोविड-19 की वजह से बहुत लोग जो परेशान हैं, गरीब हैं, उनकी वजह से प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने ये कहा, कल परसों की स्पीच में उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार द्वारा जितने भी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यहाँ तक कि नवंबर तक जितने भी गरीब लोग होंगे उन सभी यानी लगभग 80 करोड़ लोगों को अन्न और जितने भी तरह की जरूरत चीज़ें होंगी उनको सबको ये दिया जाएगा, उनका कहना ये था प्रधानमंत्री मोदी को। साथ ही एक और घटना ये घटी कि चीन को जवाब देने के लिए भारत सरकार द्वारा टिकटॉक से रिलेटेड करीब 58 ऐप्स यानी कुल मिलाकर 59 ऐप को भारत सरकार द्वारा 59 ऐप जिसमें टिकटॉक भी शामिल था, इस तरीके से उस ऐप को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई भी देश जब आपसे दुश्मनी करता हो तो आप कहीं ना कहीं आप उसके डाटा, उसके ऐप से उनकी चीज़ों का जब यूज कर रहे हैं तो एक तरीके से आप अपनी डाटा और अपने आप पैसे को कहीं ना कहीं वहाँ उस देश को फिर से वापस उसको और अनजाने अनजाने आप अमीर बना रहे। तो अच्छी पहल है भारत के लिए, सभी को वैसे इन सभी 59 ऐप्स को वैसे अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, तो अच्छी बात होगी। अब इसमें बहुत सारे लोग आलोचना भी कर रहे हैं कि क्यों ऐप अनइंस्टॉल करें, क्यों करें, तो आपकी मर्जी, वो अपनी अपनी सोच है। आप उसको अनइंस्टॉल कर दिए तो अच्छा रहेगा। चलिए लेते हैं अगला। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड अब जून से रिलेटेड जितने भी आपको अगर पूरा टोटल अगर आपको करंट अफेयर पीडीएफ अगर नोट्स के माध्यम से ये, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको चैनल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।